सूखे फल होते हैं, जैसे काजू हो गया, ठीक है, तो काजू में तीनों लेयर स्पष्ट रूप से नहीं दिखती, वो बिल्कुल चिपक जाती है ना, तो उन फलों को क्या कहते हैं, सूखे फल कहते हैं। याद रहेगा, एग्जांपल में क्या लिख लोगे, काजू बादाम, ठीक है, ये बहुत है, बस डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अब जो मांसल फल होते हैं उसमें वापस से कैटेगरी आ जाती है, जो मांसल फल होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। अगर जो हम मेन प्रकार देखें तो वो दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के फल होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से होते होंगे, इनको सोचो कैसे बांट देंगे, चलो नाम लिख देता हूँ, है। एक तो होते हैं आष्टील फल, कौन से फल होते हैं, आष्टील, और एक फल होते हैं बरी फल, कौन से फल होते हैं, बरी, ठीक है, बेरी बरी जो मैं बोल रहा हूँ। इन दोनों में क्या फर्क होता है, तो देखो, ऐसे फल जिनका बीज थोड़ा बड़ा होता है और जो अंदर का खाने वाला भाग होता है, मध्य फल भी थी, वो भी बड़ा होता है, तो वैसे फलों को हम कौन से फलों की कैटेगरी में बोलते हैं, आष्टील वाले। और ऐसे फल जिनका बीज चिपचिपा होता है और कंपैरेटिवली छोटा होता है, कंपैरेटिवली किससे करना है, फल के आकार से। जैसे मान लो कि आम है, तो आम की कंपेयर में उसकी गुठली बड़ी होती है, होती ही नहीं होती है, पर ऐसे अगर आप पपीता लोगे उठा के, तो पपीता के कंपेयर में उसके जो बीज होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो कंपेयर किससे करना है, उसी फल से करना है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि आप साइज नाप के रख दो कि इससे नैनोमीटर से इतने से बड़ा होगा तो उसको आष्टील बोल देंगे, इससे छोटा होगा तो उसको बरी बोल देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। जिस फल की कंपैरिजन, जैसे टमाटर हो गया, टमाटर के बीज कितने छोटे छोटे होते कि नहीं होते, हाथ में पकड़ भी नहीं पाते हैं, तो वो जो श्रेणी आएगी वो किस में आएगी, बेरी में आएगी। आ रही बात समझ में, क्लियर है बात, फर्क समझ में आ गया दोनों में। आष्टील फल क्या होते हैं, वो बेरी फल क्या होते हैं। आष्टील फल में क्या होगा, जिनके बीज थोड़े से बड़े होते हैं, है ना, एग्जांपल में क्या हो गया, आम, और इसमें बरी फल में एग्जांपल क्या लिख दो, टमाटर लिख दो, टमाटर तरबूज, है ना, टमाटर तरबूज, ठीक है, ये सारे एग्जांपल किस में आएंगे, बरी में आएंगे। अरे फलों का वितरण समझ में आया कि नहीं आया, याद रहेगा, ठीक है। कैसे कैसे बांटा था हमने, शुरू में हमने निषेचन के आधार पर बांटा था, किसके आधार पर बांटा था, निषेचन के। तो कितने प्रकार के फल पढ़े थे हमने, 3 प्रकार के, सत्य फल, असत्य फल और अनिषेच फल, ठीक है। फिर हमने एक और प्रकार बांटा था, ठीक है, जो फूलों के आधार पर था, ठीक है, जिनमें एक फूल से एक फल बन रहा था, एक फूल से अनेक बन रहे थे, ठीक है, जिसमें पुष्पासन भी सहयोग करता है, वैसे फल पढ़े थे। पुष्पासन किसमें सहयोग करता है, एग्जांपल क्या था, हाँ, अनिषेच फल में क्या पढ़ाया था ये बताओ, अंगूर और केला पढ़ाया था, ठीक है। और संग्रहित फल किसका एग्जांपल है, संग्रहित फल में क्या पढ़ाया था, कटहल पढ़ाया था, है ना, जिसमें बाह्य दलपुंज पे हिस्सा लेता है, वैसे को हम बोलते हैं। अरे यहाँ तक समझ में आ गया था, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं थी, ठीक है। फिर एक और प्रकार हमने कौन सा पढ़ा, सूखे फल और मांसल फल का। और जो मांसल फल है वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आष्टील और एक बरी। आष्टील किसको बोलेंगे, जिनके बीज बड़े होते हैं, उसके फल वृद्धि के आधार, जो मध्य फल वृद्धि होती है जिसको हम खाते हैं, उसकी कंपेयर में बीज बड़ा होता है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, जो मध्य फल वृद्धि होती है उसके कंपेयर में बीज बहुत छोटे होते हैं और चिपचिपे होते हैं, ठीक है ना। जैसे जामफल खाते हैं, जामफल के बीज भी आपने देखे कैसे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और चिपचिपे होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। तो ये सारे एग्जांपल किसमें आएंगे, बरी में आएंगे, याद रहेगा। लिखाओ मैं, लिखो, हेडिंग डालो, सरल फल क्या, सूखे फल, सूखे फल। अभी आधे अफीम की वजह से छुट्टी में है क्या, है ना, लूने चिड़ने में कितना काम रहता है। चलो लिखो, वैसे फल जिनमें, वैसे फल जिनमें, वैसे फल जिनमें फल भित्ति की तीनों परतें अलग अलग नहीं रहती हैं, वैसे फल जिनमें फल भित्ति की तीनों परतें अलग अलग नहीं रहती हैं, उन्हें ड्राई फ्रूट कहते हैं या सूखे फल कहते हैं। जैसे अंगूर की आप तीनों परतें अलग अलग निकाल सकते हो, अंदर का बीज निकल जाएगा,
अंगूर का ऊपर का छिलका, हालांकि हम पूरे खा जाते हैं वो बात अलग है। हाँ, अंगूर में भी बीज होते हैं, ठीक है। तो तीनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप काजू की तीनों परतें अलग अलग नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये फर्क होता है। सॉरी, जो अंदर जो सूखा जाएगा ना उसके बाद में, तो वो दाग बन जाएगी, ठीक है। चलो लिखो मांसल फल। इसके एग्जाम्पल क्या लिखोगे? काजू लिख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल काजू लिखो मांसल फल में। मांसल फल वैसे फल जिनमें, वैसे फल जिनमें, वैसे फल जिनमें फल भित्ति की तीनों परतें अलग अलग हो जाती है। वैसे फल जिनमें फल भित्ति की तीनों परतें अलग अलग हो जाती है। फल भित्ति की तीनों परतें अलग अलग हो जाती है, ठीक है। तो सारे क्या कहलाते हैं? मांसल फल कहलाते हैं। ऐसे फलों को मांसल फल कहते हैं, ठीक है। इसके दो भाग हैं, ये इसको दो भागों में बांटा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग? आस्टील और बरी। आस्टील और बरी। आस्टील फल कौन से होंगे? जिनका बीज बड़ा होता है, ठीक है। वैसे फल जिनमें, वैसे फल जिनमें बीज का आकार थोड़ा बड़ा होता है। वैसे फल जिनमें बीज का आकार थोड़ा बड़ा होता है। आस्टील, आस्टील। वैसे फल जिनमें बीज का आकार थोड़ा बड़ा होता है, आस्टील फल कहलाते हैं। समझ में आ गया? एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? आम लिख लो, जामुन लिख लो, ठीक है। बरी में लिखना है ना। वैसे फल जिनमें, जिनमें बीज पतला तथा चिपचिपा होता है। पतला तथा चिपचिपा होता है, मतलब बीज छोटे भी होते हैं, पतले भी होते हैं, चिपचिपे भी होते हैं, ठीक है ना। उन्हें बरी फल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? तरबूज, कद्दू, पपीता, भिंडी। ये समझ में आया? इनमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? सूखे फल क्या होते हैं, मांसल फल क्या होते हैं। अब कुछ ऐसे फल हैं जिनका डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इनका कौन सा भाग खाया जाता है। क्या पूछा जाता है? इनका कौन सा भाग खाया जाता है। तो वैसे तो मैंने बीच बीच में आपको सारे लिखा दिए, पर हम एक साथ इन सबको लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले लिखोगे फल, और फिर उनके क्या लिखोगे? खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग, याद रहेगा। एक तरफ फल का नाम लिखोगे और एक तरफ उनके खाने योग्य भाग लिखोगे, ठीक है ना। चलो, तो पहला आप लिखोगे नारियल। क्या लिखोगे? नारियल। तो नारियल का हम कौन सा भाग खाते हैं बताओ? भ्रूणकोश खाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नारियल का क्या खाते हैं हम? भ्रूणकोश। नारियल का भ्रूणकोश, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखना अनार का। अनार के हम क्या खाते हैं? अनार के दाने खाते हैं, तो अनार के वो जो बीज है वो खाते हैं। पर बीज में भी अगर खाने योग्य भाग देखा जाए तो उसका जो बीज है ना, उसके बाहरी हिस्से को खाना चाहिए, पर हालांकि हम पूरा खा जाते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि अनार के किस भाग को खाया जाता है, तो बीज के दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? दो। जो बाहरी परत होती है बीज की, उसको बोलते हैं टेस्टा। क्या बोलते हैं? और जो अंदर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं टिग्मा। क्या बोलते हैं? तो जो अनार होता है उसके बाहरी वाला जो भाग है वो खाने योग्य होता है, तो उसका नाम क्या होगा? टेस्टा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अनार का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? टेस्टा। और क्वेश्चन में क्या लिखोगे? बीज का बाहरी भाग, ताकि याद रहे तुम्हें। बीज का बाहरी भाग, अरे याद रहेगा। क्लियर है ये दोनों पॉइंट?
पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना है तुम्हें, ठीक है ना। चलो अच्छा, अब ये बताओ कि अपनों ने और कौन से फल पढ़े थे बीच में। एक मैंने तुम्हें नींबू इनका पढ़ाया था, नींबू और संतरे, ठीक है, इनका पढ़ाया था। इनके मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि इनके क्या जो अंदर रेशे होते हैं वो खाते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, रेशेदार रोम, रेशेदार रोम। तो नींबू, संतरा और ऐसे जितने भी प्रकार के फल होंगे उनका कौन सा हिस्सा खाया जाएगा, रेशेदार रोम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब ये बताओ टमाटर का कौन सा भाग खाते हैं, पूरे खाते हैं, और जामफल भी पूरे खाते हैं। तो टमाटर और अमरूद को क्या कहेंगे, संपूर्ण फल, है ना, टमाटर का संपूर्ण फल, ठीक है। कोमल लगेगी जामफल, अमरूद जो भी हो, सोच रहे हो कि टमाटर का कौन सा हिस्सा खाते हैं, पूरा तो खा जाते हो। चलो अरे हाँ हाँ, अंगूर भी इसमें आएगा, टमाटर अमरूद अंगूर तीनों इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब मैंने आपको पढ़ाया था जो सेब और नाशपाती दो एग्जांपल हमने असत्य फलों में लिखा था, याद आया, और उसमें कौन सा हिस्सा भाग ले रहा था उनके बनने में, पुष्पासन, इसलिए हमने उसको कौन सी श्रेणी में रखा था, असत्य फलों की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेब और नाशपाती का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, पुष्पासन। क्या उत्तर होगा, सेब और नाशपाती, पुष्पासन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, हाँ थैलेमस बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में पुष्पासन को थैलेमस बोलते हैं, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, नारियल का कौन सा भाग खाएंगे, भ्रूण कोश खाएंगे, अंगूर का अंगूर का कौन सा पूरा फल खा जाएंगे, टमाटर पूरा फल खा जाएंगे, सेब पूरा, पुष्पासन, नाशपाती पुष्पासन, नींबू और संतरे और अनार रेशा, ठीक है। और एक और जो भाग होता है वो टिग्मा होता है, जो बीज के अंदर का भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, टिग्मा बोला जाता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, ठीक है। चलो अब एक दो फल और लिखो। आम, आम का कौन सा हिस्सा खाते हैं, मध्य फल विधि, क्या आम और तरबूज, अच्छा तरबूज के भी बीज तो नहीं खा जाते तुम, नहीं खाते, इसके तो क्या अभी पता नहीं कौन सा बिजनेस बता रहा था मेरे को, एमटीए फिगर कितने डायलॉग आते हैं रोज के, तो मेरे को बता रहा था पापा करके नहीं। चलो अरे समझ में आया, ठीक है। अब आपको याद होगा कि मैंने कटहल में भी कुछ बताया था, क्या बताया था, कटहल और अनानास, दो एग्जांपल बताए थे ना, पाइनएप्पल का और कटहल का, कि उसमें जो बाह्य दलपुंज है वो भी भाग ले लेता है। तो जिन भी फलों में बाह्य दलपुंज हिस्सा ले लेता है फल को बनाने में, उनका जो हिस्सा खाया जाता है उसका नाम होता है पुष्पक्रम। क्या बोला जाता है, पुष्पक्रम। तो पुष्पासन और पुष्पक्रम में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पुष्पासन में क्या होगा, केवल और केवल पुष्पासन वाला हिस्सा भाग लेगा, लेकिन पुष्पक्रम में क्या होगा, जो बाह्य दलपुंज होता है वो भी फल को बनाने में भाग लेता है, ठीक है। तो सातवें नंबर पर कौन सा है, कटहल और अनानास, ठीक है। और एक और लिखो तो फूल गोभी लिख लेना, क्या लिखोगे, फूल गोभी, इसमें ही आएगी पुष्पक्रम, पुष्पक्रम। अभी तो मैं पढ़ाएंगे फल और सब्जी में क्या है ना। चलो तो अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सर हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि इसका हम मल्टीपल विधि क्या है, कि इसका बीज क्या है, इसका क्या है। तो क्या है कि ये जो कुछ पेपर है, ये एग्जांपल है ना, इनमें से ही क्वेश्चन आता है ना। वो फिर को किसका काम हो गया, जो कोई रिसर्च कर रहा हो तो वो बता सकता है कि इसका बाह्य दलपुंज हिस्सा लेगा कि नहीं लेगा, इसके बीज हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे, ये हम लोग नहीं बता सकते हैं, है ना। ये कंपटीशन पार्ट अलग हो जाता है, और कोई स्पेशल बॉटनी पढ़ता है और पीएचडी करता है उस प्रोफेसर की बात अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो ना तो मैं प्रोफेसर हूँ ना तुम्हें प्रोफेसर बनना है, तो हमें वो याद करना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में
इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। टमाटर, कटहल, अनानास, फूल गोभी ये याद रहेगी। ठीक है, सेब, नाशपाती याद रखने हैं, अंगूर, ठीक है, टमाटर, फूल गोभी, इनको याद कर लेना। नारियल वाला ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि नारियल में अधिकतर आदमी कंफ्यूज होता ही होता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है, चलो अब ये अपना कौन सा पार्ट खत्म हो गया, फल वाला। अब आखिरी पार्ट बचा है बीज। तो अब हमें क्या पढ़ना है, बीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, सीड, बीज। अच्छा, बीज का निर्माण कहाँ से होता है, पुष्प के कौन से भाग से होता है? अंडाशय में तो पढ़ाया था, बीजांड रहता है इसमें, बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है। आपको क्या बोला था मैंने कि जो भी जितने भी फल से रिलेटेड चीजें हैं, चाहे वो बीज हो चाहे कुछ भी, सारे के सारे का निर्माण कहाँ से होगा, तो अंडाशय से होगा, ठीक है ना। तो घुमा फिरा कुछ भी पूछे अंडाशय उत्तर लगाना है। केवल परागण की क्रिया ऐसी है जो कहाँ होती है, वर्तिकाग्र में होती है, ठीक है ना। ये पॉइंट अपने को इंपॉर्टेंट याद रखना ही रखना है। केवल किस कौन सी क्रिया, परागण की क्रिया ऐसी है जो अंडाशय में नहीं होगी, जो कहाँ होगी, वर्तिकाग्र पे होगी। उसके बाद में निषेचन हो गया, फल का बनना हो गया, बीज का बनना हो गया, ठीक है, फल के बाहरी कवर का बनना हो गया, जो भी उत्तर तुम्हें दिखाई दे फल से रिलेटेड, सारे का निर्माण कहाँ से होगा, अंडाशय से होगा, ठीक है। उसमें हम 2-3 कैटेगरी बांट दी, इसमें अंडाशय के साथ में पुष्पासन हिस्सा ले लेगा तो कौन सा फल बन जाएगा, ठीक है, बाहरी जो दलपुंज है वो हिस्सा ले लेगा तो कौन सा फल बन जाएगा। तो वो कैटेगरी से क्वेश्चन आएगा तो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो जो बीज का निर्माण होता है वो कहाँ से होगा, अंडाशय से होगा। कहाँ से होगा, अंडाशय से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बीज की रक्षा कौन करता है, देश की रक्षा कौन करेगी, बीज की रक्षा कौन करेगा, तो फल करेगा, क्योंकि फल के अंदर ही बीज रहेगा, ठीक है। तो बीज की रक्षा कौन करेगा, फल फल रक्षा करता है। अरे याद कर लोगे, बीज की रक्षा कौन करेगा, फल करेगा। निर्माण कहाँ से होता है बताओ, अंडाशय से होता है। कहाँ से होता है, अंडाशय से होता है। हाँ वही बीजांड, और बीजांड अंडाशय के अंदर ही होता है, ठीक है। बीज का निर्माण बीजाशय, अंडाशय या बीजांड से होता है। दोनों पॉइंट याद रहेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अब बीज कैसे होते हैं, तो ये सर ने तुमने लगभग पढ़ा दिया है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो 2 हिस्सों में आसानी से टूट जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो 2 हिस्सों में नहीं टूट पाते हैं, ठीक है ना। और उससे पहले हमें 2-3 बातें और इसके लिए जाननी है। जैसे मान लो हम चने भिगोते हैं, है ना, तो चने फूल जाते हैं रात में। तो कुछ चने ऐसे होंगे ना जो तुम मान लो तुमने सोच लिया कि मैंने चने भिगोए सारे, अब तुम चावने लगे ना, कुछ 1-2 चबके खतरनाक वाले जो बोले नहीं होंगे, तो तुम्हारे दांत भी तोड़ सकते हैं। एक आध ऐसा बचा तो फिर हम धीरे खाने लग जाते हैं। तो ऐसे क्यों होते हैं, जो कुछ बीज तो फूलते ही नहीं है ना, कुछ बीज फूल जाते हैं। इसका क्या कारण होता है, इसका क्या कारण होता है कि जितने भी बीज होते हैं उनके अंदर एक छिद्र उपस्थित रहता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपील। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलो, माइक्रोपील बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो बीजों के अंदर जो छिद्र पाया जाता है उस छिद्र का नाम क्या होगा, माइक्रोपील। प्रोपील याद रहेगा, क्या नाम है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बीजों के अंदर कौन सा छिद्र पाया जाता है तो उसका नाम क्या होगा, माइक्रोपाइल, याद रहेगा। अब जो कुछ चने से होते हैं, मान लो चने का एग्जांपल लेते हैं, कुछ चने से होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, ये छिद्र बंद हो जाएगा, तो उनके अंदर पानी प्रवेश कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो अगर पानी नहीं जाएगा तो वो फूलेंगे नहीं, हरी बात है ना, उनको अंकुरित भी नहीं हो पाएंगे। भाई बीज को अगर ग्रो करना है तो उसको पानी तो देना पड़ेगा ना, तभी तो वो पौधा बनेगा। तो वैसे बीज अंकुरित भी नहीं हो पाएंगे, हरी बात समझ में। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो कि बीजों के अंदर कौन सा छिद्र पाया जाता है, माइक्रोपाइल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, माइक्रोपाइल, ठीक है। तो जो इन बीजों को बांटा गया तो 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, 2। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो केवल एक ही भाग होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, ठीक है। तो चाहे गेहूं तुम कोई से भी मशीन से कटवाओ तो भी वो 2 पीस वैसे नहीं कट पाएंगे बराबर भागों में। चावल हो गया, चावल को काट सकते हो क्या, नहीं काट सकते। मक्का हो गया, मक्का को काट सकते हैं, नहीं काट सकते। तो कुल मिला के जितने भी धान वाले बीज होते हैं, ठीक है, फसल वाले, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, एक बीज पत्री होते हैं। कैसे होते हैं, एक बीज पत्री, याद रहेगा। अब चने हो गए, आसानी से उनको 2 पार्ट में हम तोड़ सकते हैं, हरी बात में। और कौन कौन से तोड़ सकते हैं, मटर को तोड़ सकते हो, बादाम, काजू तोड़ सकते हैं, आराम से तोड़ सकते हैं। तो इन सारे बीजों के जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, इनको द्विबीज
द्विबीजपत्री बोलेंगे। जिनके दो भाग टूट सकते हैं उनको द्विबीजपत्री, और जिनको दो भागों में नहीं तोड़ सकते वो एकबीजपत्री। अब इनके क्वेश्चन कहां से आते हैं? इनकी पत्तियों से आते हैं। अब पत्तियां समझने पड़ेगी तुम्हें। जैसे केले की पत्तियां होगी, केले की पत्तियां कैसी होती है? उसके जो जाली होती है वो समानांतर होती है, वैसी पत्तियों को क्या बोलते हैं? एकबीजपत्री बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, आम की जो गुठली वो दो भागों में टूटती है क्या? टूटती है, टूटती है ना? हाँ, गुठली जो होती है ना, उसका जो बाहर कवर होता है, क्या होता है? कवर, उसको बोलते हैं बीजपत्र। उसको हटाने के बाद जो अंदर बीज निकलता है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो आम किसका एग्जांपल होगा? द्विबीजपत्री का। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि दिमाग में हमेशा ये आता है कि ऊपर जो वो हार्ड वाला पार्ट होता है उसको हटाएंगे तो अंदर से उसको दो पार्ट में हम तोड़ सकते हैं, ठीक है ना? तो ये एग्जांपल आपको प्रमुख रूप से याद रखना है। याद रखोगे? चलो लिखाता हूँ, लिखो सारी बातें, फिर और बीज का फॉरवर्ड भी हमें समझना है कि अंकुरित कैसे होता है बीज। लिखो, बीज का निर्माण, बीज का निर्माण, बीज का निर्माण बीजांड से या अंडाशय से होता है, ठीक है? अगर बीजांड ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो हमें ऑप्शन में क्या लगाना पड़ेगा? अंडाशय लगाना पड़ेगा। बीज का निर्माण बीजांड से या अंडाशय से होता है, ठीक है? याद रहेगा? ठीक है। बीज के अंदर, बीज के अंदर, बीज के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये बीज के अंदर छोटे छिद्र पाए जाते हैं। बीज के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या नाम बोलते हैं? माइक्रोपाइल नाम बोलते हैं, जिन्हें माइक्रोपिल कहा जाता है, जिन्हें माइक्रोपिल कहा जाता है, ठीक है? इसी के द्वारा बीज के पास पानी पहुंचता है या वो पानी पीता है। इसी के द्वारा बीज के अंदर पानी जाता है। समझ में आई दोनों तीनों बातें? ठीक है। अब मैंने अभी आपको समझाया भी था कि बीज के दो लेयर होती है। तो जो बाहरी वाली लेयर होगी उसको क्या बोलते हैं हम? बाहरी वाली लेयर को क्या बोलते हैं? अरे मैं बताया था, टेस्टा। क्या होता है? टेस्टा। और जो अंदर वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? टिग्मा। जैसे मूंगफली देखी तुमने? मूंगफली ऊपर रेड रेड कलर होता है ना? तो उस रेड रेड कलर को ऐसे करता हूँ ना, फूंक लगा दो, जो उड़ जाता है वो उसका टेस्टा, और जो बचा है वो बचा है टिग्मा। ऐसे कैसे चने होते हैं, है ना? इन सब के बाहरी जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? टेस्टा, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? टिग्मा, ठीक है ना? याद रहेगा क्या? अरे गेहूं क्या यार। चलो दोनों बातें समझ में आएगी नहीं? लिखो इसको, बीज के बाहरी भाग को, ऐसे तो मूंगफली के बाहर भी ये लेयर होती है, देखी तुमने? और फिर यहाँ पे ये गुठलियां होती है। तो ये जो है तो पूरा फल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फल। और ये जो बाहर की लेयर हटाएंगे और फिर ये जो है ना, ये है मेन बीज खाने जो मूंगफली में बीज खाते हैं ना, बीज पूछा जाएगा। हाँ ठीक है ना? चलो, जो भी धान होते हैं सबका बीज ही खाया जाता है। क्या खाया जाता है? बीज, ठीक है? चलो लिखो, क्या लिखा है मैंने अभी तक? बीज के बाहरी भाग को टेस्टा, बीज के बाहरी भाग को टेस्टा तथा अंदर वाले भाग को टिग्मा कहा जाता है। बाहरी भाग को टेस्टा और अंदर वाले भाग को टिग्मा कहा जाता है, ठीक है? और बीज को रक्षा देने वाला कौन होता है? फल होता है। इतना तो तुम अंडरस्टूड हो है ना? हर चीज नहीं लिखा रहा हूं मैं। बीज को रक्षा फल देता है। हाँ हार्दिक, समझ में आया? बीज की रक्षा कौन करेगा? फल करेगा। बहुत बढ़िया। चलो, बीज को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन से होते हैं बताओ? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है ना? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री।
देखो एक बीजपत्री में इनके बीज को खोलने पर केवल एक ही अंश निकलता है। इनके बीज को खोलने पर केवल एक ही अंश निकलता है। ठीक है ना, जैसे उम्मी है तो उम्मी से जो दाना निकला वो एक ही है ना, उसको आप दो पार्ट में नहीं तोड़ पाओगे। ठीक है, अगर टूट भी गया तो इक्वली नहीं टूटेगा, है ना। चलो, या फिर अगर बिल्कुल डिटेल डेफिनेशन देखें तो जिस भी बीज को उबालने के बाद वो बड़ी आसानी से दो टुकड़ों में टूट जाएगा एक जैसे, चाहे आप 100 बीज तोड़ो 100 भी एक जैसे टूट रहे, तो उसको बोलते हैं हम कि ये द्विबीजपत्री, जो नहीं टूट रहा उसको एक बीजपत्री। ठीक है ना, क्या समझ में आया यहाँ से? एक बीजपत्री क्या होगा? जिनके बीज को खोलने पर केवल एक ही अंश निकलेगा तथा इनकी पत्तियों का आकार लंबा होता है। मतलब ये लंबी लंबी पत्तियां होती है थोड़ी सी, जैसे गेहूं की पत्तियां देखी तुमने, लंबी होती है ना। इनकी पत्तियों का आकार लंबा होता है और शिरा विन्यास समानांतर होता है। अब ये समानांतर शिरा विन्यास क्या है? ये कालो सर पढ़ा चुके तुम्हें, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, दूसरा क्या लिखोगे? द्विबीजपत्री के बारे में। द्विबीजपत्री, एक आपको मैंने पूरी डेफिनेशन लिखा दी, इसके एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल क्या है बताओ? एग्जांपल गेहूं, धान लिख देते हैं सीधे। ठीक है, तो धान में सब आ जाएंगे, चावल मक्का सब। ठीक है, तो गेहूं धान केला, ठीक है, ये सब किसमें आएंगे? एक बीजपत्री में आएंगे। किसमें आएंगे? एक बीजपत्री में। ठीक है, जो फेमस एग्जांपल है वो अपने को याद रखना है। कहने का मतलब आपको रिसर्च नहीं करना है कि किसी बीज को आप तोड़ के देख रहे हो, जो हमारे दैनिक जीवन में यूज आते हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं, जो आप डेली देखते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं से अलग पौधे को उठाएंगे तुमसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम, ऐसा नहीं होता है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब द्विबीजपत्री में क्या होगा? द्विबीजपत्री तो जिनके दो टुकड़े आसानी से हो जाए। ठीक है ना, जिनके दो टुकड़े आसानी से हो जाए उन्हें क्या कहेंगे? द्विबीजपत्री कहेंगे। क्या कहेंगे? और इनका जाली विन्यास कैसा होता है? इसका जाली विन्यास कैसा होता है बताओ? जाली के जैसा होता है। ठीक है, शिरा विन्यास जैसे ये पत्ती हो गई, ठीक है, तो ये ऐसे बिखरे हुए रहेंगे इस टाइप के, ये इस टाइप की तो जाली जैसे बने हुए रहेंगे, तो उसका शिरा विन्यास कैसा रहेगा? द्विबीजपत्री का। दो ही चीजें लिखो इसमें, तो बस पहला क्या लिखोगे? बीज के दो भाग हो सकते हैं, बीज के दो भाग हो सकते हैं, और दूसरा शिरा विन्यास जाली का होगा, जाली का होगा। हेलो, हाँ बोलो। सर कैन यू कॉल मी लेटर? चलो, यहाँ तक समझ में आया? और इसके एग्जांपल क्या लिखोगे? चना और मटर। चना मटर, हाँ दालें भी इसमें आएगी। ठीक है, तीसरा दालें, अरे दालें, ठीक है ना। बाकी का एग्जांपल तुम खुद एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई बीच से आया तो इमेजिन कर लेना कि टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है। ठीक है ना, टूट सकता है मतलब द्विबीजपत्री, नहीं टूट सकता है मतलब एक बीजपत्री। वैसे यही एग्जांपल आते हैं जो दैनिक जीवन में यूज आते हैं। याद रहेगा यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है, अब हमें समझना है कि बीजों का अंकुरण कैसे होता है। क्या समझना है? बीजों का अंकुरण कैसे होता है। तो बीजों का अंकुरण से मतलब क्या है कि ऐसे ही बीज पड़े तो वो कभी ऐसे नहीं उग जाएंगे, उनको उगाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत क्या है? तो बीजों को निष्क्रिय अवस्था से किस में लाना है अपने को? सक्रिय अवस्था में लाना है। निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में लाना है। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि बीजों का हम क्या कर रहे हैं? अंकुरण कर रहे हैं।
जैसे मान लो तुम्हारे घर पे ऐसे ही चने भरे हुए डिब्बी में, तो ऐसे नहीं उग जाएंगे, है ना। उनको आप थोड़ा सा गीला करोगे, 2-3 दिन छोड़ के रखोगे ऐसे, तो वो फिर उगने लग जाएंगे। ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं कि बीजों का अंकुरण करना। क्या करना? अंकुरण। तो अंकुरण के लिए हमें कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? 4 चीजों की। कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? 4 चीजों की। अब ये तुम बताओगे कि ये 4 चीजें क्या हो सकती है? पानी चाहिए उनको। अरे वो तो हो गया। उनको चाहिए नमी। क्या चाहिए? नमी, मॉइस्चर, आर्द्रता। क्या चाहिए? नमी या आर्द्रता। हरी बात सुनिए, क्या चाहिए? नमी। नमी क्यों चाहिए? क्योंकि नमी जब होगी उन बीजों में, तो उनसे जो ऊपर वाष्पोत्सर्जन है वो इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। जैसे मान लो अगर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो पानी उड़ने लग जाएगा। पर अगर नमी ज्यादा है तो पानी ऊपर वाष्पोत्सर्जन कम होता है, उसका वाष्पीकरण कम होता है। तो दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? शुरू तो पानी होना ही चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? नमी होना चाहिए। तीसरा उनको हवा लगनी चाहिए। क्या चाहिए? वायु। और चौथा लास्ट में उनको चाहिए, क्या चाहिए? तापमान चाहिए। क्या चाहिए? तापमान। हाँ, अब बात समझो। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है कि निम्न में से बीजों के प्राथमिक अंकुरण में किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो क्या यहाँ पे मिट्टी की जरूरत है? नहीं है। बिना मिट्टी के भी क्या हो सकता है? अंकुरित हो सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआती अंकुरण में बीजों को किसकी आवश्यकता नहीं होती है? मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। याद रहेगा, ये गाय भैंसों खिलाने के लिए बहुत अच्छा होता है ना। उसको बीज को आप रखो, ठीक है, 2-3 दिन, और उसको इन्हीं 4 स्टेप में फॉलो कराओ ना, फिर गाय भैंसों को खिलाओ, अच्छा दूध देगी आपकी गाय भैंसे। आ रही बात समझ में? और होता क्या है कि अगर किसी बीज में 4 चीजें हैं, उसके बाद में एक 5वीं चीज की जरूरत होती है। अगर वो नहीं है तो फिर भी बीज अंकुरित नहीं होंगे। वो होता है जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? कौन सा हार्मोन होता है? जिब्रेलिन। मान लो आपके पास बीज है, ठीक है, उसको आपने नमी भी दे दी, उसमें पानी भी चला गया, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी नहीं उग रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? तो फिर दिक्कत है इस हार्मोन की। जैसे हमारे अंदर हार्मोन होते हैं, याद है कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों में पढ़े थे, बहुत सारे हार्मोन पढ़े थे। तो वैसे ही इनके अंदर भी, पेड़ पौधों के अंदर हार्मोन होते हैं। तो हम आगे भी जाके सारे हार्मोन पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऑक्सिन हार्मोन होता है, जिब्रेलिन होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, उनका सबका हमको पढ़ना है। पर अभी आपको याद क्या रखना पड़ेगा कि पेड़ पौधों के शुरुआती अंकुरण में किस हार्मोन की आवश्यकता होती है? जिब्रेलिन हार्मोन की। किस आवश्यकता होती है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि पौधों का मुख्य, सबसे मुख्य हार्मोन कौन सा है, तो जिब्रेलिन उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा? जिब्रेलिन। आ रही बात समझ? तो जैसे मान लो कि हम कोई भी घर पे जॉब वगैरह करते हैं, ठीक है, तो बाहर से हमें बीज लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए? उसका कारण ये होता है कि जो वो आता है ना, वो लैब में टेस्टेड आता है, ठीक है, उनमें सारी मात्रा बराबर होती है, इसलिए वो गारंटी देते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ का बीज सबसे अच्छा चलेगा और इससे इतना उत्पादन हो जाएगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो जो बीज है वो लैब में टेस्टेड आया हुआ है ना, कि इसमें किसी हार्मोन की कमी तो नहीं रह गई, इसमें सारी चीजें प्रॉपर है, तब जाके वो इतना बोल पाते हैं। अब अपना ने मान लो कि अपने यहाँ निकाले बीज, अब उसमें कुछ कमी है कि नहीं है कि कुछ नहीं, अब उसको उगा रहे हैं, चल ही रहा है ये सिस्टम। आ रही बात समझ में? इसीलिए लोग देखते हैं कि किसके यहाँ फसल अच्छी हुई, उसके वहां का बीज लाओ, ठीक है, और वो बीज अपने लगाओ, तो अपने फसल अच्छी होगी। क्योंकि जिसके फसल अच्छी हो रही है, इसका मतलब वहां के जो है सारे बीज, उनमें सब हार्मोन वार्मोन सब व्यवस्थित है, इसलिए उनको हम लेके आते हैं। आ रही बात समझ में? तो बीजों के अंकुरण के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता है? पानी की, वायु की, ताप की और नमी की। इन 4 चीजों के लिए 5वीं चीज की जरूरत है, मेन जिब्रेलिन हार्मोन की आवश्यकता है। याद रहेगा, ठीक है। अगर ये 5 चीजें किसी बीज में प्रॉपर हैं, तो क्या हो सकता है? बीज का अंकुरण बिल्कुल आसानी से हो सकता है, ठीक है ना। बाकी तो सब चाहिए, ये खाद वाद वो सब बात की चीजें, हम प्राथमिक अंकुरण की बात करें, है ना। चल लिखो, हेडिंग डालो, बीजों का अंकुरण। बीज को निष्क्रिय अवस्था से, बीज को निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में लाना, बीज को निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में लाना बीज का अंकुरण कहलाता है। बीज को निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में लाना बीज का अंकुरण कहलाता है। समझ में आया यहाँ तक?
अब लिखो बीज के लिए आवश्यक पदार्थ, बीज के लिए आवश्यक पदार्थ। तो पहले नंबर पे क्या चाहिए? जल चाहिए। ठीक है, पहले जल चढ़ाओ, फिर वो पेट भर के पानी पिएगा, दाब जाएगा पानी पी के, फिर उसके बाद में उसको नमी चाहिए। क्या चाहिए? नमी। पहली कंडीशन क्या है कि पानी मिलना चाहिए उसको पीने के लिए। जल के बाद क्या चाहिए? नमी या आर्द्रता। फिर उसके बाद में उसको थोड़ा हवा में भी रखना पड़ेगा, नहीं तो वो सड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या चाहिए? वायु चाहिए। और फिर क्या चाहिए? ताप चाहिए, है ना? जल, नमी, वायु और ताप। प्राथमिक में क्या मिट्टी की आवश्यकता है? नहीं है। ठीक है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्राथमिक अवस्था में अंकुरण में अब मिट्टी तो सबसे पहले काट, ये तो होगा, मिट्टी तो चाहिए, ऐसे कैसे हो गया? तो मिट्टी नहीं चाहिए, है ना? ठीक है, फिर इसके बाद नोट बना के लिखना। इन चार बातों के बाद नोट बना के लिखना। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे मुख्य हार्मोन जिबरेलिन का होना आवश्यक है। अब अपने को अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है? पोषक तत्व, पोषण। क्या पढ़ना है? पोषण। ठीक है, पादपों में पोषण कैसे होता है वो समझना है। ये चैप्टर अपना खत्म हो गया, शुरू वाला, है ना? सारी चीजें अपनों ने पढ़ ली, जड़ से लेके जड़ पढ़ा, फिर तना पढ़ा, फिर फूल पढ़ लिए, फिर पत्तियां पढ़ ली, फिर फल भी पढ़ लिया और फिर बीज भी पढ़ लिया। अब अपने को पढ़ना है कि इनमें कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, इनमें कौन से हार्मोन होते हैं, इनको कौन सा खाना चाहिए। आ रही बात समझ में? इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है तो कैसे होता है। ठीक है, ये सारी चीजें अब एक एक चैप्टर आएंगे। तो अभी हम सबसे पहले चैप्टर जो स्टार्ट करें कौन सा करें? पादपों में पोषण। जैसे हमने अपने अंदर पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट कितना खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट में क्या हम खाते हैं, फिर फैट में क्या खाना चाहिए, फिर प्रोटीन में क्या खाना चाहिए। याद आया कुछ? संतृप्त वसा क्या होता है, असंतृप्त वसा क्या होता है ना? तो वैसे के वैसे इनमें भी पोषण के प्रकार पढ़ने हैं। तो जैसे हमारे अंदर क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है जो हम अल्प मात्रा में खाते हैं, अल्प पोषक तत्व, और एक कौन से खाते हैं? बहुल पोषक तत्व, जो ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं और एक जो कम क्वांटिटी में खाते हैं। जैसे रोटियां है, तो रोटियां तो हम किलो में खाते हैं, पर विटामिन हम मिलीग्राम में खाते हैं। आ रही बात? तो जो ज्यादा खाते खाएंगे उसको क्या बोलेंगे? बहुल पोषक तत्व, और जो कम खाएंगे उसको अल्प। ठीक है, तो जे सेम पेड़ पौधों में भी क्या है, कुछ पोषक तत्व ऐसे जो अल्प मात्रा में चाहिए और कुछ ऐसे जो ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो कोई भी एक याद रखना है तो दोनों ऑटोमेटिक याद रहेंगे, या तो अल्प का याद रखेंगे या बहुल का। जिसको जो पसंद है वो एक ही याद रख के जाएगा एग्जाम में। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसमें पोषण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? एक तो कौन सा होगा? अल्प पोषक तत्व, और एक और कौन सा होगा? बहुल पोषक तत्व। अल्प जो कम खाएंगे, अल्प वाला कौन सा होगा? जो कम खाएंगे, और बहुल वाला कौन सा होगा? जो ज्यादा खाएंगे। तो अब इसमें हमें याद रखना है, ठीक है, कि अल्प कौन सा होगा और बहुल कौन सा होगा। तो कौन सा वाले की ट्रिक लिखूं बताओ? बहुल की लिखूं कि अल्प की लिखूं? और सरल वाली बहुल की, इसलिए मैं बहुल की तुम्हें याद कराऊंगा पहले। चॉम्किंस याद रखोगे? चॉम्किंस, CAMG याद रखोगे? चॉम्किंस CAMG। ये आई है, इसका मतलब है इग्नोर। क्या मतलब है? इग्नोर। मतलब ये आई का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बाकी सबका मतलब है। चॉम्किंस CAMG याद रहेगा? ठीक है, अब मान लो कोई दो आदमी दोनों ट्रिक याद कर ले कि चॉम्किंस CAMG ने दूसरी जो ट्रिक लिखा हो वो याद कर ले। अब आदमी वहां पे जाके भूल जाए, ट्रिक तो दोनों याद है, अब भूल जाए कि कौन से बहुल में थी कौन से अल्प में थी। सारी बात समझ में? तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि C का मतलब होता है कार्बन। क्या मतलब होता है? कार्बन। और कोयले में सबसे ज्यादा कार्बन ही होता है, तो कार्बन कहां से प्राप्त होगा? पेड़ पौधों से नहीं, इनसे सबसे प्राप्त होगा। तो ये बहुल होता है कि अल्प होता है? बहुल होता है। तो बहुल में क्या जाएगा? कार्बन। तो कार्बन वाली जो ट्री काम करेगी वो किसमें करेगी? बहुल पोषक तत्व में। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होने देगा कि कौन सी बहुल में थी कौन सी अल्प में थी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लो कि तुमने आरबीसी की दोनों चीजें याद कर दी
ठीक है, इससे ये रोग होता है, कमी से वृद्धि से होता है। अब आप बोल रहे कमी में कौन सा था, वृद्धि में कौन सा था, ठीक है, तो इसके लिए आप स्वयं तरीके बनाए ऐसे, ठीक है। तो बहुल पोषक तत्व की क्या तरीके, चौकीज CaMg, चौकीज CaMg, याद हो जाएगा, ठीक है। और इस I का कोई मतलब नहीं है, बाकी सबका मतलब है। C का मतलब क्या होता है, कार्बन, क्या होता है, H का हाइड्रोजन, क्या नाम होता है, हाइड्रोजन, O का ऑक्सीजन, P का P से पोटेशियम होता है, ये फास्फोरस होता है, फास्फोरस। K का होता है पोटेशियम, पोटेशियम। I का इग्नोर, बाकी होता तो क्या है, आयोडीन होता है। N का नाइट्रोजन। और जो पेड़ पौधे होते हैं, वो नाइट्रोजन के रूप में खाना नहीं लेते, मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं, नाइट्रेट। और नाइट्रोजन को जो नाइट्रेट में चेंज करता है वो एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, राइजोबियम जीवाणु। कौन करता है, राइजोबियम जीवाणु, ठीक है। और पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं, तो याद रखना है, किसके रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। चलो बाकी ऐसे क्या होगा, सल्फर, क्या होगा, सल्फर। Ca से कैल्शियम और Mg से मैग्नीशियम, याद रहेगा। एक तो होता है मैग्नीशियम और एक होता है मैग्नीज, एक होता है मैग्नीशियम और एक होता है मैग्नीज, दोनों चीजें अलग अलग है। Mg मतलब होता है मैग्नीशियम और Mn मतलब होता है मैग्नीज, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। याद कर लोगे कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, आयोडीन, बोलो सारे नाम बोलो और बिना देखे देखे कॉपी में लिखने तुम्हें। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयोडीन, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अच्छा सल्फास लिख दिया मैंने, सल्फास नहीं है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। अरे हाँ होता आयोडीन है, पर इसको इग्नोर करना है, ठीक है, पेड़ पौधों को इसकी जरूरत नहीं होती। सर्वाधिक ये क्रम ऐसे ही याद रखना है, आ रही बात समझ में, कि सबसे ज्यादा क्या चाहिए, कार्बन चाहिए। हेडिंग डालो पोषण, लिखो पौधों की वृद्धि तथा विकास के लिए सहायक तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। पौधों की वृद्धि तथा विकास के लिए सहायक तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक। इसके कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, इसके दो प्रकार हैं, इसके दो प्रकार हैं, इसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, अल्प पोषक तत्व और बहुल पोषक तत्व, ठीक है। अल्प पोषक तत्व में इतना सा लिख लो जो कम मात्रा में लिए जाए, और बहुल में लिख लो जो ज्यादा मात्रा में लिए जाए। जैसे मान लो कि सब्जी है, तो तुम्हें सब्जी चाहिए तो वो तो पूरी कटोरी चाहिए, लेकिन उस सब्जी में नमक चाहिए वो बिल्कुल थोड़ी सी चाहिए, है ना, आधी चम्मच भी नहीं चाहिए, तो ये फर्क हो जाता है। तो जो सब्जी में नमक है वो नमक क्या है, अल्प पोषक तत्व, लेकिन जो सब्जी हो गया है बहुल पोषक तत्व, ठीक है। हालांकि बहुत सारों को सब्जी भी नमक इतनी चाहिए, वो बात अलग है क्योंकि फिर नमक की मात्रा कम हो जाएगी, है ना। चलो क्या लिखा पहला, अल्प और बहुल में लिख लिया, जो कम मात्रा में लिए जाएगा, जो ज्यादा मात्रा में लिए जाएगा। अब लिखो अल्प पोषक तत्व और उसकी सॉरी बहुल पोषक तत्व और उसकी एक ट्रिक लिख लो, चौकीज CaMg, ठीक है ना। चलो अब देखो जो भी पेड़ पौधे हैं उनमें सबसे जो ज्यादा मात्रा में रहेगा वो कौन रहेगा, कार्बन रहेगा। वो कौन रहेगा, कार्बन। अब ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये तीनों याद करो, हमने कार्बोहाइड्रेट टॉपिक पढ़ा था। तो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए इन तीनों की आवश्यकता होती है, कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की।
एकमात्र प्रोटीन ऐसा होता है जिसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? जिसकी ट्रिक मैंने आपको लिखाई थी नाचो, लिखाई थी NCHO, नाचो। तो ये तीनों सबसे ज्यादा कौन होगा? कार्बन होगा। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये तीनों किस फॉर्म में रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहते हैं। किसके फॉर्म में रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहते हैं। याद है? क्लियर है ये बात? और पेड़ पौधों में तुम्हें पता है सेल्यूलोज सबसे ज्यादा होता है ना? सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना? ये तीनों किस फॉर्म में रहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। अब बात आती है फास्फोरस क्या करेगा, पोटेशियम क्या करेगा? फास्फोरस क्या करेगा और पोटेशियम क्या करेगा? तो अब इनके बारे में हमें समझना है। फिर और कौन सा हो गया? नाइट्रोजन क्या हो गया, सल्फर क्या हो गया, कैल्शियम क्या हो गया और मैग्नीशियम क्या हो गया। तो सबका अपना अलग-अलग कार्य। कोई पौधों की वृद्धि में सहायक होगा, कोई रोगों से लड़ने के लिए यूज में होगा, हरी भाषा में कोई क्लोरोफिल में मदद करेगा। ये सारे अपने को पॉइंट लिखने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले किसके बारे में लिखोगे? फास्फोरस के बारे में लिखोगे। लिखो फास्फोरस, लिखो, हेडिंग डालो फास्फोरस। फास्फोरस, जो फास्फोरस होता है ना वो मदद करता है एक तो बीज के बनने में और एक फूल के खिलने में। तो इसका काम क्या हो गया? फूल खिलने तथा बीज बनने में सहायक। आ रही बात समझ में? फूल खिलने तथा बीज बनने में सहायक। फूल खिलने तथा बीज बनने में सहायक। तो कभी क्वेश्चन आ गया तो आप बता सकते हो कि फूल खिलने तथा बीज बनने में या बीज बनने में कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो क्या उत्तर होगा? फास्फोरस उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा? फास्फोरस। याद रहेगा। दूसरा हेडिंग डालो पोटेशियम। पोटेशियम, लिखो इसमें, यह वृद्धि तथा रोगों से लड़ने के लिए आवश्यक होता है। यह वृद्धि तथा रोगों से लड़ने के लिए आवश्यक होता है। आप ऐसे समझो कि जो खेतीबाड़ी में हम दवाइयों का छिड़काव करते हैं, है ना? तो होता क्या है, एक तरह से उनमें सारा कंटेंट आप पढ़ोगे ना कभी तो यही सारा मिलेगा। इसमें इतना परसेंट फास्फोरस है, इसमें इतना परसेंट पोटेशियम है, इसमें कैल्शियम है, यही सारी चीजें होती है ना? चलो अगला लिखो। कौन सा है अगला नंबर? नाइट्रोजन। लिखो नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन हमेशा प्रोटीन के लिए हेल्पफुल होता है। किसके लिए हेल्पफुल होता है? प्रोटीन के निर्माण के लिए, ठीक है? बाकी इसमें लिखा नहीं रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? लिखो, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन बदलता है बताओ? कौन सा जीवाणु बदलता है? राइजोबियम, ठीक है? और यह कार्य राइजोबियम जीवाणु करता है। और यह कार्य राइजोबियम जीवाणु करता है। और यह कार्य राइजोबियम जीवाणु करता है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। फिर अगला कौन सा लिखोगे? सल्फर। लिखो सल्फर। लिखो, पौधों में जीव द्रव्य का निर्माण सल्फर करता है। जीव द्रव्य का निर्माण सल्फर करता है। जीव द्रव्य का निर्माण सल्फर करता है। समझ में आया? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये जो एक एक लाइन आप लिख रहे हो ना, ये एक एक क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि में कौन सा खनिज आवश्यक है, पौधों को रोग से लड़ने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, ठीक है? उसमें जीव द्रव्य का निर्माण कौन से खनिज के द्वारा होता है, ये क्वेश्चन आते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब अगला कौन सा है? कैल्शियम, ठीक है? ये लिखो, इनके डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आरएनए में, मुख्यतः आरएनए में। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लिख लो। लिखो सल्फर के बारे में, सॉरी कैल्शियम के बारे में लिखो, डीएनए तथा आरएनए में कैल्शियम पाया जाता है। डीएनए तथा आरएनए में कैल्शियम पाया जाता है। और आखिरी कौन सा है? मैग्नीशियम। अभी बताया मैंने, कहाँ होता है ये?
मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोरोफिल, ठीक है। देखो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। एक मेरे क्वेश्चन पूछा था अभी, निम्न में से किस रंग को क्लोरोफिल अवशोषित नहीं करता है? निम्न में से किस रंग को क्लोरोफिल अवशोषित नहीं करता है? ये क्वेश्चन था, तो इसको आप सर्च करके लाओगे, घर से करके ले आओगे? ऑप्शन ऑप्शन लिख लो तुम, येलो, ग्रीन, वॉयलेट, बैंगनी और आखिरी कौन से कलर को क्लोरोफिल अवशोषित नहीं करता है? ये क्वेश्चन था, ठीक है। दोनों कलर दे ऑप्शन। चलो ये आखिरी में पढ़ाऊंगा मैं, ये जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे कि किस कलर को पौधे अवशोषित कर लेते, किसको परावर्तित कर देते, वो सारी चीजें, है ना। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है। अब अपने को कौन सी ट्रिक पढ़नी है? अल्प पोषक तत्व की, ठीक है। चलो ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा? फास्फोरस किस काम में आएगा बताओ? फास्फोरस फूल खिलने तथा बीज बनने में, पोटेशियम रोगों से लड़ने और वृद्धि में, नाइट्रोजन को किस रूप में लेंगे? नाइट्रेट के रूप में लेंगे। किस रूप में लेंगे? नाइट्रेट। सल्फर का काम क्या है? जीव द्रव्य का निर्माण करना। कैल्शियम काम आ जाता है पौधों की डीएनए आरएनए में, और मैग्नीशियम का क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा खनिज पाया जाता है? मैग्नीशियम। याद हो जाएगी? ठीक है। अगर जैसे मान लो कभी आएगा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पौधों के लिए अल्प पोषक तत्व नहीं है या बहुत पोषक तत्व नहीं है, तो जो इनमें आ रहे हैं, ये जो नाम लिखे हुए हैं, इनके अलावा जितने भी होंगे सारे किस में चले जाएंगे? अल्प में चले जाएंगे। और इनमें से कोई ऑप्शन दिख गया तो सारे किस में है? बहुल में है। तो हम ऑप्शन यहां से कट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? अब हेडिंग डालो दूसरी, अल्प पोषक तत्व। अल्प पोषक तत्व, इसकी डेफिनेशन लिखो। क्या डेफिनेशन लिखोगे? जो कम मात्रा में लिए जाए, जो कम मात्रा में लिए जाए। अच्छा, हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा विटामिन है जो बहुल पोषक तत्व की श्रेणी में आता है? इसकी ट्रिक याद करें, बोलना चाहते हैं, मन को जीत, मन को जीत, कल मत बोल फेनी, फेनी। मन को जीत, कल मत बोल फेनी। याद कर लोगे? मन को जीत, कल मत बोल फेनी। लिखो, बिना देखे देख लिखना, ये हटा लो। मन को जीत, कल मत बोल फेनी। मन को जीत, कल मत बोल फेनी। याद कर लोगे? ठीक है। चलो अब इसका लिखते हैं। मन से क्या हो जाएगा? एमएन। मन से क्या हो जाएगा? एमएन। को से कोबाल, जीत से जिंक, कल से सीएल, मत से एमओ, बी से बोरान, एफ से एफी, और एफी से फे से एफी, और एन से। मन को जीत, कल मत बोल फेनी। मन को जीत, कल मत बोल फेनी। मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, क्या नाम है इसका? मोलिब्डेनम, बोरान, आयरन और निकेल। यहां से दो क्वेश्चन आते हैं कि वह कौन सा खनिज है जो अल्प पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है। तो सबसे कम कौन सा लिया जाता है? कम में, मतलब जो ये अल्प है, इन अल्प में सबसे ज्यादा कौन सा लिया जाता है? मैग्नीज लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है? मैग्नीज। और एक होता जो हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? मैग्नीशियम पढ़ा था। दोनों में फर्क है ना। जो मैग्नीशियम है वो किसकी श्रेणी में आता है? बहुल की श्रेणी में आता है। सॉरी, हाँ, बहुल की। और जो मैग्नीज है वो किसकी श्रेणी में आता है? अल्प की श्रेणी में आता है। याद रहेगा? तो यहाँ से दो जगह से क्वेश्चन बनता है। एक तो आता है क्वेश्चन जिंक से, कहां से आता है? जिंक से। और एक आता है आयरन से। तो
जो भी पौधे हैं जिनमें आयरन पाया जाता है उनसे कभी भी खाद नहीं बन पाता है। क्या नहीं बन पाता है? खाद, है ना। जो भी चीजें हैं जिनमें आयरन की मात्रा है, जिन भी पौधों में आयरन की मात्रा है, उनका उपयोग खाद बनाने में नहीं किया जाता है। याद रहेगा। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपने कौन सी याद कर ली? चॉकिंस CAMG वाली याद कर ली है, तो वहां से हमें सारी बातें याद रह जाएगी। लेकिन इनमें ये दो हमें याद होनी चाहिए। कौन कौन से? जिंक और आयरन, ठीक है, क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखो इसको, ट्रिक को लिखो, फिर इसको लिखो, फिर पॉइंट लिख लो। दो नोट है इसमें। क्या? मोलिबेडियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, जिंक, क्लोरीन, मोलिबेडियम, बोरान, आयरन, लोहा और निकल। मन को जीत कल मत बोल फेनी, मन को जीत कल मत बोल फेनी। निकल, हाँ। मन को जीत कल मत बोल फेनी, याद कर लोगे? ठीक है। तो दो ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? आयरन से क्या क्वेश्चन आता है कि यह खाद बनाने में यूज नहीं होता है। जिन भी पौधों में आयरन की मात्रा है उनसे कभी भी खाद का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। और जो जिंक है ये पौधों की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? लंबाई में वृद्धि। तो पौधों की लंबाई में वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? जिंक, ठीक है। और जिंक कौन सी श्रेणी में आता है? अल्प की बहुल? अल्प की श्रेणी में आता है। अल्प बहुल की ट्रिक में कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए आप कार्बन याद रखोगे। किसको याद रखोगे? कार्बन ज्यादा होता है पेड़ पौधों में, ठीक है ना। कार्बन ज्यादा होता है इसलिए वो बहुल पोषक तत्व की ट्रिक ही कार्बन से शुरू होती है, ठीक है। लिखो पॉइंट 1 जिंक से लिखो, यह पौधों की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। यह पौधों की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। यह पौधों की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। लिखा। और आयरन से क्या लिखोगे? हाँ, लिखो दूसरा पॉइंट आयरन वाले से। लोहे का प्रयोग खाद बनाने में नहीं किया जाता है। लोहे का प्रयोग खाद बनाने में नहीं किया जाता है, याद रहेगा। चलो अब इसमें क्या है कि ये तो हमने जो पढ़ा है पोषक तत्व ये ओवरऑल पढ़ लिया है कि भाई इन पौधों में कोई भी पौधा हो ये चीजें तो उसमें जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे जिनका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है? जैसे अफीम का पौधा हो गया, तो अफीम हर कोई नहीं लगा सकता है, जिसके पास लाइसेंस होता है वही लगा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है और उनकी जो दवाइयां बनती है उनसे दवाइयां बहुत ज्यादा बनती है। आ रही बात समझ में? जैसे मैंने तुम्हें बताया था सर्पगंधा का पौधा, तो सर्पगंधा का पौधा किस में यूज होता है कि हाँ उससे क्या बनता है, तो उससे जो सांप काट जाता है और उसके लिए जो मेडिसिन तैयार होती है उसके लिए यूज होता है सर्पगंधा का पौधा। तो ऐसे बहुत सारे में पौधे के नाम पढ़ने हैं। आ रही बात समझ में? तो वो हम पढ़ेंगे कब? कल।